ब्यूटी पार्लर चलाकर गरीब सास बहू बनी करोड़पति। माँ जी, आज हमारे पास सब कुछ है। अगर हमने वो स्ट्रगल नहीं किया होता तो आज करोड़पति नहीं होते। इसी के साथ मेरा एक छोटा सा सपना भी पूरा हो गया। हाँ बहू, ये तो है, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। माँ, सिर्फ आपकी बहू नहीं, आप दोनों ने ही कमाल कर दिखाया। ये सास बहू की जोड़ी सास बहू के मेकओवर के नाम से बहुत फेमस हो चुकी है अब। हाँ रमेश बेटा, तू ये भी कह सकता है। माँ, आपने मुझे जो रिमोट कंट्रोल कार दिलाई है वो मुझे बहुत पसंद आई। शुक्रिया माँ। मेरे बच्चे, तेरे लिए तो अब तेरी माँ कुछ भी कर सकती है। आखिर सास बहू कौन से स्ट्रगल की बात कर रही थी और आखिर वह कैसे करोड़पति बनी? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां कोमा में पड़े रमेश के पास डॉक्टर और सुमन थे। डॉक्टर साहब, अब मैं इन्हें और इस तरह से नहीं देख सकती। मेरा दिल इनसे बात करना चाहता है। आखिर ये कब कोमा से बाहर आकर मुझसे बात करेंगे? देखिए, आप तो जानते हैं इनका ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि चोट सीधा दिमाग पर लगी है। हो सकता है ये 15-20 दिनों में भी कोमा से बाहर आ जाए, और नहीं आए तो 6 महीने भी लग सकते हैं। इस बीच आपको भगवान पर अपनी आस्था बिल्कुल नहीं छोड़नी है और उनके हाथ पैर सहलाकर मालिश करते रहिएगा। बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। माँ, पापा तो मुझे हर संडे को पार्क ले जाते हैं, पर वो मुझे आज पार्क नहीं ले जाएंगे क्या? अंशु बेटा, पापा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। वो अभी बहुत टाइम तक सोएंगे। जब तक उठ नहीं जाते तब तक मैं ही आपको पार्क ले जाया करूंगी, और दादी है ना। पर मुझे पापा के साथ पार्क जाना अच्छा लगता है, मैं भी नहीं जाऊंगा। अंशु, दुखी मत हो बेटा, जा, तेरा दोस्त है ना बाहर, उसके साथ खेल ले। शाम को पार्क चलेंगे। ठीक है दादी। तभी डॉक्टर चले जाते हैं। अंशु भी दोस्तों के साथ खेलता है। सास बहू घर के काम निपटाती हैं। सुमन ने घर का खर्च चलाने के लिए एक सेठानी का घर चुना था, लेकिन उसके सेठ की नीयत खराब थी। चाय देते वक्त अकेले में उसका हाथ पकड़ लिया। इस वजह से घबरा कर सुमन भागती हुई घर आ गई। नहीं 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 नहीं, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर नहीं गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अंशु की पढ़ाई का खर्चा, घर के राशन का खर्चा, इनकी दवाई। सुमन बहू, क्या हुआ? तू परेशान क्यों है? मुझे बता, इतना घबरा क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? माँ जी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। ये कहकर सुमन रोते रोते अपनी सास को सब कुछ बता देती है। तब अवंतिका, उसकी ये हिम्मत, तू मेरे साथ चल, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। नहीं माँ जी, रहने दीजिए, खामखा बदनामी हो जाएगी। घर का खर्च कैसे चलेगा, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा, तू उस जगह नहीं जाएगी। हम कोई और दूसरा काम देखते हैं। काश हमारे पास कोई हुनर होता जिसके सहारे हम अपना काम कर पाते। हुनर से माँ जी याद आया, शादी से पहले मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था। थोड़ा मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन हम वह काम शुरू कर सकते हैं। मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना, थ्रेडिंग वगैरह आता है। तू मुझे भी बता दे, हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो घर का खर्चा जल्दी उठेगा और छोटी सी शुरुआत करेंगे। जानती है ना, नाम बनाने में समय लगता है। हाँ माँ जी। अगले दिन सास बहू सिग्नल के पास खड़े होकर चिल्लाते हुए, आइए आइए, हमसे 10 रुपए में थ्रेडिंग बनवा लीजिए। आइए आइए, 10 रुपए में मेहंदी लगवा लीजिए। आइए आइए, 30 रुपए में बाल कटवा लीजिए। अरे, आज मैं पार्टी में जा रही हूँ और मैंने तो आईब्रो बनवाए नहीं। क्या ये लोग सही से बना देंगे? तुम लोग बना दोगे? कहाँ है तुम्हारा पार्लर? आप आइए तो आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। बहुत समय बाद भगवान जी धागा चलाऊंगी, मेरा साथ दीजिएगा। वो औरत कार से बाहर आती है तो, ये क्या, मुझे तो तुम्हारा कोई पार्लर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ सिर्फ एक कुर्सी रखी हुई और एक शीशा लगा रखा है। तुम दोनों पागल हो क्या? आदमियों की तरह नाई की दुकान सड़क पर लगा रखी है। देखिए, मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल हैं, लेकिन आप एक बार यकीन करके देखिए, मैं आपकी बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाऊंगी। अगर आज मुझे अर्जेंट पार्टी में नहीं जाना होता तो मैं तुम लोगों के पास नहीं आती। मेरी आईब्रो खराब मत कर देना। आपने तो मेहंदी भी नहीं लगवाई, आप कहें तो मैं लगा दूं? कर दो। हेमा कुर्सी पर बैठ जाती है और सुमन फटाफट उसकी अच्छी सी आईब्रो बना देती है। साथ में सास उंगलियां भर देती है और बहू हथेली पर डिजाइन बना देती है। सुनिए, आपकी मेहंदी और अपनी आईब्रो चेक कर लीजिए। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी फिनिशिंग दी है। पहले कभी मेरी इतनी अच्छी आईब्रो नहीं बनी और मेहंदी भी बहुत प्यारी लगाई है। शुक्रिया। आप लोगों के कितने पैसे हुए? बस 30 रुपए एक हाथ के, 10 रुपए के आईब्रो बनाए। ऐसे ही सिग्नल पर आते जाते कुछ लोग सास बहू से अपना काम करवा लेते हैं, जिससे उनके घर में थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। 15 दिन बाद सुमन पड़ोसन वंशिका के साथ बैठी थी। वंशिका, मैं चाहती हूँ मेरी ब्यूटी पार्लर की एक छोटी सी दुकान खुल जाए।
मैं और भी सब सामान लेना चाहती हूँ, कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। सुमन, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, इसलिए मैं थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ तुम्हारी, और बाकी ये ऑनलाइन वीडियो रोज देख लिया करो। आजकल मेकअप का जमाना बदल गया है और इसे नोट डाउन करती रहा करो। ठीक है, शुक्रिया वंशिका, तुम बहुत अच्छी हो। सुमन 15 से 20 दिनों तक नई नई मेकअप करने और ब्यूटी पार्लर से जुड़ी हुई वीडियो देखकर बहुत कुछ सीख जाती है और एक कॉपी में लिख लेती है। वहीं वंशिका की मदद से पार्लर का सामान थोड़ा थोक में ले आती है और अपने घर में कोने में पर्दा डालकर शीशा लगाकर पार्लर चालू कर देती है, बाहर बोर्ड लगाकर, जिससे कुछ लोग उसके पार्लर में आने लगते हैं। साथ ही सास बहू घर के एलोवेरा से चेहरे पर निखार लाने वाली एक फेमस मास्क को भी तैयार कर लेते हैं, जिसे लोगों को लगाते ही एक दिन, सुनिए कोई है क्या, मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल और वैक्स करवाना है। यहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैंने सुना है आपका पार्लर नया है, आप अच्छे से तो कर लेंगे ना। आप मुझ पर विश्वास कीजिए माँ जी, मैंने आपको बताया था ना वैक्स का, उसे गर्म करके फूंक मार के धीरे धीरे इनके हाथ पर लगा दीजिए, जब तक मैं इनका फेशियल कर देती हूँ, आप वैक्स कर दीजिए। ठीक बहू। बहू के कहने पर सास वैक्सिंग कर देती है और बहू फेशियल करती है। सुनिए, आपका फेशियल चल रहा है, वैक्स भी हो गई, मैनिक्योर कर देती हूँ। हाँ जी ठीक है। कुछ देर में सास बहू मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों कर देती हैं, जिससे नंदनी बहुत खुश होती है। ऐसे ही उनका धीरे धीरे पार्लर चलता रहता है। उन्हें संघर्ष करते हुए 6 महीने बीत जाते। बेटे की स्कूल की फीस, घर का खर्चा और पति की दवाई जैसे तैसे सास बहू निकालती हैं। माँ जी, 6 महीने हो गए, अभी तक हमने वंशिका के 5,000 रुपए नहीं दिए, जबकि हमारे महीने के 3-4 हजार रुपए निकल जाते हैं और सब उनकी दवाई में ही चला जाता है और घर की चीजों में। माँ, मेरा दोस्त रोहन नई रिमोट कंट्रोल कार लेकर आया है, मुझे भी वो चाहिए, माँ दिला दो ना। नहीं अंशु बेटा, वो बहुत महंगी आती है, मैं अभी तुम्हें रिमोट कंट्रोल नहीं दिला सकती। जानते हो ना, पापा जगह नहीं है, उनके सिर पर चोट लगी है। आप तो बहुत गंदे हो, नए कपड़े भी नहीं दिलाते, अच्छा खाना भी नहीं खिलाते, ना मैगी खिला दो, और मुझे रिमोट कंट्रोल कार भी नहीं दी। मेरे दोस्त बहुत मजे करते, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिलता। ये सुनते ही सुमन अंशु पर हाथ उठाती है। इतने में अवंतिका हाथ पकड़ लेती है। बस कर बहू, वो बच्चा है और मैं ये भी जानती हूँ तू हालातों से परेशान है। देख रही है ना माँ जी आप इसकी जिद। सुनिए, आज मेरी बेटी की शादी है, आप इसको सुंदर सा तैयार कर दीजिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं महंगी महंगी चीजें करवा सकूं। अगर 1,000-2,000 में कुछ हो जाए तो। आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी को बहुत सुंदर तैयार करूंगी, आप बैठ जाइए। विशाखा की बेटी बैठ जाती है और सुमन 3 घंटे में उसका बहुत अच्छा मेकअप करके दुल्हन की तरह तैयार कर देती है। वाह, ये मैं हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और आपने मेरे फेस पर जो मास्क लगाया था उससे तो बहुत ग्लो आया है, क्या ये मुझे और मिल सकता है? ये हमारे हाथ की बनाई हुई घर का एलोवेरा फेस मास्क है, 50 रुपए की शीशी आपको मिल जाएगी। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए आपकी मेहनत के पैसे। ऐसे ही सास बहू का ब्यूटी पार्लर चलता रहता है और एक अमीर घर की लड़की भी उनके पास तैयार होती है और तैयार करने के शगुन में उन्हें 5100 का शगुन मिलता है। फिर वंशिका एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में उन्हें बताती है, जहां सास बहू नॉर्मल लोगों का सुंदर सा मेकअप करके जीत जाती है और उन्हें इनाम में पूरे 50 लाख रुपए और सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे वह अपना खुद का बड़ा सा सास बहू मेकओवर स्टूडियो खोल लेती है। और मैगजीन में भी उनके बारे में छपता है। धीरे धीरे उनके पास बहुत सारी ब्राइडल लाखों रुपए में मेकअप करवाने आती हैं, जिससे वह करोड़पति बन जाती हैं। साथ ही रमेश की देखभाल करने से वह भी कोमा से बाहर आ जाता है और अपने बनाए एलोवेरा फेस मास्क को भी न्यू प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करती हैं, जो काफी बिकता है। सच में ये सब एक सपना सा लगता है कि हमने अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला और आज हमारे पास सब कुछ है। हाँ बहू, बहुत टाइम हो गया सुमन और माँ, आप दोनों ने ही अपने बेटे को टाइम नहीं दिया है। मेकओवर स्टूडियो को छोड़कर कभी पिकनिक भी चलें घूमने। हाँ बिल्कुल। मैम देखना, मैंने आरती का बहुत सुंदर सा मेकअप किया है, क्या वो पार्टी मेकअप है या एंगेजमेंट वाला, आप बता दीजिए। मुझे आपसे हेयर स्टाइल भी सीखना है और हाँ, आपकी एक क्लाइंट भी आई है, उसका बहुत हेवी ब्राइडल मेकअप करना है, जो हमसे तो बिल्कुल नहीं होगा, आप आ जाइए। लो काम आ गया, मैं चलती हूँ, आप जब तक बातें कीजिए। सुमन अपने बड़े से स्टूडियो में सारे स्टूडेंट को मेकअप करने के बारे में बताती है, फिर हेयर स्टाइल के बारे में। उसके बाद वह दुल्हन का बहुत हेवी ब्राइडल मेकअप करती है और उसके साथ रील बनाकर डांस करती है। बारी ना आए हमारी, बारातें देखी सारी, नाचे हम सब की बारातों में, याद पिया की आने लगी,
हाय भीगी भीगी रातों में। बहुत सुंदर लग रही हो तुम, और आज तुम्हारी बारात आ रही है, गॉड ब्लेस यू। इस तरह सास बहू का छोटा सा संघर्ष ब्यूटी पार्लर का उन्हें करोड़पति बना देता है। साथ ही वह ब्राइडल मेकअप करने के लिए मशहूर हो जाती हैं और वो यूं ही खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इस छोटे से गांव में रहने वाली गरीब सी लड़की थाईलैंड जा रही हूँ। ये सब तेरी मासी जी की बदौलत है। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा माँ। शिवानी अपनी माँ भूमिका के साथ अपने कपड़े पैक करते हुए बातें कर रही थी। शिवानी एक गरीब परिवार से थी जो अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी मासी थाईलैंड में रहती थी, जिसने कुछ दिनों के लिए शिवानी को अपने घर बुलाया था। शिवानी ने अपना सामान पैक किया और उसके बाद उसके मौसा जी उसे एयरपोर्ट पर लेने आ गए। कुछ देर में ही वो थाईलैंड पहुंच गई, जहां शिवानी बेटा, मैं यहाँ तुम्हें इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुम्हारी मासी की तबीयत खराब रहती है और मुझे कुछ दिनों के लिए अपने बिजनेस की ट्रिप पर जाना है, तो तुम अच्छे से अपनी मासी का ध्यान रखना। जी मौसा जी। ऐसे बोलकर शिवानी अपनी मासी के पास चली गई, जहां वो बिस्तर पर बीमार लेटी हुई थी। मासी जी। शिवानी बेटा, तू आ गई। मासी जी, आपने बुलाया था तो मैं कैसे नहीं आती। शिवानी ऐसे बोलकर अपनी मासी के पास ही बैठ गई और उसके सर को दबाने लगी। कुछ ही देर में उसका मौसा अपने बिजनेस ट्रिप पर निकल गया और उसके बाद शिवानी ने ही घर को संभाला। शिवानी ने सारे घर की सफाई की और उसके बाद खाना भी बनाया। कुछ इस तरह से उसका अपनी मासी के घर में पहला दिन बीता। अगले दिन शिवानी अपनी मासी की दवा लेने के लिए बाहर आई। अरे नहीं, यहाँ तो सभी दवाइयों पर थाईलैंड की भाषा ही लिख रखी है। मैं किस तरह से मासी जी की दवा लूं? यहाँ तो कोई मेरी भाषा समझेगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? जरा सुनिए, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सी दवा है? शिवानी काफी लोगों से इसी तरह से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। अभी वो परेशान हो ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। सुनिए, आप कुछ परेशान लग रही हैं। कौन बोला? हेलो, आप कुछ बताएंगी? तुम हिंदी बोल रहे हो? क्यों, मैं हिंदी नहीं बोल सकता? मुझे हिंदी आती है तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, जो भी है। वैसे मुझे यहाँ से कुछ दवाई लेनी थी, आप बताएंगी कि इसका नाम क्या है? शिवानी ने अर्जुन की मदद से अपनी मासी जी की सभी दवाइयाँ ली और उसके बाद आप घर कैसे जाएंगी? पता नहीं। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? वैसे भी ये शहर नया है तो आपको यहाँ से अपने घर जाने में दिक्कत होगी। अर्जुन की बात पर शिवानी राजी हो गई और वह अर्जुन के साथ अपनी मासी के घर तक आई। इस बीच दोनों ने काफी बातें की और उन दोनों की दोस्ती हो गई। ऐसे ही अगले दिन आज शिवानी सब्जी खरीदने आई हुई थी। अरे तुम? अर्जुन तुम? आज भी दोनों में काफी देर बातें हुई और दोनों ने साथ में ही शॉपिंग की। अब अर्जुन और शिवानी दोनों रोजाना ऐसे ही एक दूसरे से मिलने लगे थे और इसी बीच में दोनों एक दूसरे को पसंद कर बैठे। अर्जुन ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि शिवानी कहीं वापस न चली जाए। इसलिए एक दिन उसने उसे अपने दिल की बात बता दी। शिवानी भी उसे पसंद करने लगी थी और इसी तरह दोनों ने थाईलैंड में ही शादी कर ली। शादी के बाद अर्जुन शिवानी को अपने घर लेकर पहुंचा। अर्जुन, ये कौन है? बाबा, ये आपकी बहू है। क्या? भैया, हमारे साथ ऐसा मजाक मत करो। लारा, ये कोई मजाक नहीं है। शिवानी सच में मेरी पत्नी है। देख, अगर ये लड़की सच में तेरी पत्नी है तब भी मैं इसे अपनी बहू नहीं मानती। और मैं भी इसे अपनी बहू नहीं मानूंगा। माँ बाबा, आप शिवानी को एक मौका तो दीजिए, ये बहुत अच्छी लड़की है। अर्जुन ने किसी तरह अपने परिवार को समझाया। वैसे तो दिनेश, दीपा और लारा कोई भी शिवानी के घर आने से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे अपने घर में बुला लिया। और मैं नहीं जानती तूने मेरे बेटे को किस तरह से फंसाया है, लेकिन अब जब तू यहाँ आ ही गई है तो भारतीय बहू की तरह अब तेरी पहली रसोई की रस्म होगी। देखती हूँ कि तू कितनी काबिल है। दीपा की बात पर शिवानी ने बस गर्दन हिला दी और अरे नहीं, मुझे तो थाईलैंड का खाना बनाना आता ही नहीं है। अब मुझे इंडियन खाना ही बनाना पड़ेगा। शिवानी ने ऐसे बोलकर थाईलैंड की रसोई में भारतीय खाना ही बनाया और उसे टेबल पर लगाया। अरे वाह, मैं तो बेवजह ही गुस्सा कर रहा था। बहू रानी ने तो खाना बहुत ही अच्छा बनाया है। इतने दिनों बाद भारतीय खाना खाकर मजा आ गया। बहू, मैं तुझे अपनाता हूँ। शिवानी के ससुर को खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसने शिवानी की तारीफ की और उसे अपनी बहू के तौर पर मान लिया। लेकिन लारा और दीपा को अभी भी शिवानी पसंद नहीं आई थी। ऐसे ही एक हफ्ते बाद आज सभी घूमने जा रहे थे। तू कहाँ जा रही है? आप लोगों के साथ। आपका दिमाग तो सही है, हम आपको अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। अगर शिवानी जाएगी तो मैं भी जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर पूरे परिवार मजबूर हो गया।
और उन्हें ना चाहते हुए भी शिवानी को अपने साथ घुमाने लेकर जाना पड़ा। वह सभी थाईलैंड की मशहूर जगह पर घूमने गए। सबसे पहले दीपा का परिवार एक नदी के पास पहुंचा, जहां पर एक बहुत बड़ी गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। ये भगवान, कितनी बड़ी नदी है, इसे पार कैसे करेंगे? अरे शिवानी, तैरकर नाव से जाएंगे। अर्जुन ने ऐसे बोलकर एक नाव को अपने पास बुला लिया और वह सभी उस नाव में चढ़ गए। शिवानी डरते डरते उस नाव के ऊपर चढ़ी और उसके बाद, माँ आप इन्हें क्यों लेकर आ गई हो? जरा देखो तो नाव में सभी लोग हमें कैसे घूर रहे हैं, सिर्फ इनकी वजह से। मैं कहाँ लाने को राजी थी। ये भगवान, कितना सारा पानी है, मैं गिर जाऊंगी, मैं डूब जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। शिवानी नाव में इसी तरह से करने लगी जिससे आसपास के सभी लोग उसे देख देख कर हंस रहे थे। किसी तरह नदी का रास्ता पार हुआ और अब बारी आई नाव से उतरने की। दीपा का पूरा परिवार ठीक से नाव से उतर गया, लेकिन शिवानी, मैं कैसे आऊं? डरो नहीं शिवानी, आराम से आ जाओ। नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैं पानी में गिर जाऊंगी। अभी जा, हमारी बेइज्जती मत करवा। दीपा का मुंह देखकर शिवानी ने हिम्मत की और उसने जैसे ही नीचे आने के लिए पांव रखा, पानी में ही गिर गई। जितने भी लोग थे उन्हें देखकर हंसने लगे। इन्होंने तो हमारा मजाक बनवा कर रख दिया है। किसी तरह पूरे परिवार ने उस वक्त अपने गुस्से को काबू में किया। शिवानी को पानी से उठाने के बाद अर्जुन ने उसे दूसरे कपड़े दिलवाए और उन्हें बदलने के लिए फिर सभी थाईलैंड की मशहूर गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास गए। माँ, सभी इन भैया के आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अरे पागल, चुप कर। मुझे बताएंगे इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ क्यों बनी हुई है? भाभी, बेकार की बातें मत कीजिए, ये थाईलैंड के लोगों के भगवान है। लारा के इतना बोलते ही शिवानी ने अपने आसपास देखा, सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। जब दीपा ने सभी की नजरें देखी तो फिर उसे वहां पर रुकना ठीक नहीं लगा और वह सभी वहां से निकल गए। इस सब के बाद वह एक स्ट्रीट पर पहुंचे जहां बहुत सारी खाने की चीजें बिक रही थी। थाईलैंड के लोगों के स्ट्रीट फूड को देखकर शिवानी बोली, ये क्या है? भाभी चुप करेंगी? अब मुझसे यहाँ और नहीं रुका जाएगा। शिवानी थाईलैंड का स्ट्रीट फूड नहीं देख पा रही थी, जिसकी वजह से वो वहां से भाग आई और आज इसकी वजह से ना जाने क्या हो जाता। ये तो बिल्कुल ही पागल है, इसने हर जगह हमारी बेइज्जती करवा दी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। पूरा परिवार अगर कहीं जाता भी था तो वह शिवानी को नहीं लेकर जाते थे। ऐसे ही सब चल रहा था कि एक दिन दीपा को ना चाहते हुए भी शिवानी को लारा के साथ मॉल में लेकर जाना पड़ा। देख शिवानी, मैं तुझे ले तो आई हूँ, लेकिन तू यहाँ कोई ऐसी हरकत मत करना कि मुझे फिर से बेइज्जती फील हो। जी माँ जी। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे ओ सुन। शिवानी ऐसे बोलकर एक आदमी के पीछे भागने लगी। ये देख लारा और दीपा अपना सर पकड़े खड़ी हो गई। माँ, इन्हें क्यों ले आई? जहां ये हो वहां हमारी बेइज्जती ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे ओ रुक, तुझे अभी बताती हूँ। शिवानी ने इसी तरह से भागते हुए चोर को पकड़ लिया और उसके बाद सभी मॉल के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। दीपा और लारा को लगा था कि अब वह लोग उनसे कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, लेकिन सभी लोग शिवानी के अच्छे काम पर तालियां बजाने लगे, जिससे दीपा लारा दोनों का सर ऊंचा हो गया। थैंक यू सो मच मैडम। दीपा और लारा से वहां के लोगों ने थाईलैंड की भाषा में ही शुक्रिया कहा, जिसे सुनकर लारा और दीपा को काफी खुशी हुई। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्हें शिवानी के किसी काम पर खुशी हुई थी। आज के शिवानी के इस काम ने लारा और दीपा का नजरिया ही मानो बदल डाला। वो उससे बहुत ज्यादा खुश हुई और अब से उन लोगों ने शिवानी से बैर रखना खत्म कर दिया। अब वह उसे वहां के तौर तरीके सिखाती थी और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।